गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। और आज हम लूसेंट जियोग्राफी का पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तटरेखा। ठीक है, ये टॉपिक है सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तटरेखा। पहला पॉइंट है फियर्ड तट। क्या फियर्ड तट किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के किनारे सागरीय जल के नीचे धंस जाने से फियर्ड तट का निर्माण होता है। इसके किनारे खड़ी दीवार के सामने समान होती है। क्या होती है? समान होती है। उदाहरण के लिए नॉर्वे का तट फियर्ड तट का उदाहरण है। क्या है? नॉर्वे का तट फियर्ड तट का उदाहरण है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नॉर्वे का तट किस तट का उदाहरण है? तो फियर्ड तट का उदाहरण है। फियर्ड तट का उदाहरण है। नॉर्वे का तट किस तट का उदाहरण है? तो फियर्ड तट का उदाहरण है। फियर्ड तट किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के क्या है? किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से फियर्ड तट का निर्माण होता है। फियर्ड तट का निर्माण होता है। इसके किनारे खड़ी दीवार के समान होते हैं। पूछेगा किसके किनारे खड़ी दीवार की तरह होता है? तो फियर्ड तट के किनारे खड़ी दीवार की तरह होता है। फियर्ड तट के किनारे खड़ी दीवार की तरह होता है। नॉर्वे का तट फियर्ड तट का एक अच्छा उदाहरण है। नॉर्वे का तट फियर्ड तट का एक अच्छा उदाहरण है। नॉर्वे का तट फियर्ड तट का एक अच्छा उदाहरण। नॉर्वे का तट एक फियर्ड तट का एक अच्छा उदाहरण। ठीक है। रिया तट क्या है? रिया तट नदियों द्वारा अपवर्तित उच्च भूमि के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। रिया तट का निर्माण होता है। तो नदियों द्वारा अपवर्तित उच्च भूमि के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। इसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। इसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। पूछेगा किसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है? तो रिया तट की गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। रिया तट की गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। ठीक है। भारत तटीय प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट जैसे ये भारत बनाते हैं।
ये मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, पूर्वी तट, ये है पश्चिमी तट। ठीक है, ये क्या है, पूर्वी तट, एक है पश्चिमी तट। यहाँ बोला है नदियों द्वारा आवर्धित उच्च भूमि के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। इसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग क्या है, प्रायद्वीपीय के पश्चिमी तट, तो ये रहा, ये साइड पश्चिमी तट हुआ, के उत्तरी भाग मतलब ये भाग में, ठीक है, ये भाग में उतर जाती है। ये गुजरात के नीचे वाला भाग है थोड़ा सा, ठीक है, गुजरात को जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग में पश्चिमी तट, उत्तरी भाग से रिया तट का उदाहरण है। तो यहाँ रिया तट के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, रिया तट के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो रिया तट क्या है, नदियों द्वारा अपवर्धित उच्च भूमि के धंस जाने से, नदियों द्वारा अपवर्धित उच्च भूमि को धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। रिया तट का निर्माण कैसे होता है, नदियों द्वारा अपवर्धित उच्च भूमि के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। इसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। इसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है। रिया तट का उदाहरण है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी, इसकी गहराई क्या होगा, समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय भारत पश्चिमी घाट, कौन सा घाट, पश्चिमी घाट का सॉरी यार, नींद में हम रहते क्या क्या बोलते थे। पश्चिमी तट के उत्तरी रिया तट का उदाहरण है। ठीक है, पश्चिमी तट के उत्तरी रिया तट का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैफा तट क्या है, हैफा तट, तो सागरीय तट क्या है, हैफा तट, सागरीय तटीय भाग में किसी भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को हैफा तट कहते हैं। डूब जाने से निर्मित तट को हैफा तट कहते हैं। ठीक है, इसकी रोधिकाओं की समानांतर श्रृंखला मिलती है। सागरीय जल से घिरकर लैगून झीलों का निर्माण करता है। यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का अच्छा उदाहरण है। यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का अच्छा उदाहरण है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हैफा तट, ठीक है, सागरीय तट भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को हैफा तट कहते हैं। इन पर रोधिकाओं की समानांतर श्रृंखलाएं मिलती है। इन पर रोधिकाओं की समानांतर श्रृंखला मिलती है, जिससे सागरीय जल घिर कर लैगून झीलों का निर्माण करता है। यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का अच्छा उदाहरण है। क्वेश्चन बनेगा, यूरोप का बाल्टिक तट किस तट का उदाहरण है? तो यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का उदाहरण है।
यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का उदाहरण है। यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का उदाहरण है। यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का उदाहरण है। पूछेगा क्वेश्चन, किस तट के कारण सागरीय जल घिरकर लैगून झीलों का निर्माण करती है? किस तट से घिरकर सागरीय जल घिरकर लैगून झीलों का निर्माण करती है? सागरीय जल घिरकर लैगून झीलों का निर्माण करती है, तो वो हो जाएगा हैफा तट। क्या हो जाएगा? हैफा तट। वो हो जाएगा हैफा तट। ठीक है, हैफा तट। क्वेश्चन पूछेगा, किस पर रोधिकाओं के समानांतर श्रृंखला मिलती है? तो आपको बताना है हैफा तट। क्या? रोधिकाओं के समानांतर श्रृंखला मिलती है, तो हैफा तट पर रोधिकाओं के समानांतर श्रृंखला मिलती है। हैफा तट पर रोधिकाओं के समानांतर श्रृंखला मिलती है। हैफा तट पर रोधिकाओं के समानांतर श्रृंखला मिलती है, जिससे सागरीय जल घिरकर लैगून झीलों का निर्माण करती है। जिससे सागरीय जल घिरकर लैगून झीलों का निर्माण करती है। जिससे सागरीय जल घिरकर लैगून झीलों का। यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का अच्छा उदाहरण है। यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का अच्छा उदाहरण है। यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का अच्छा उदाहरण है। यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का अच्छा उदाहरण है। यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का अच्छा उदाहरण है। यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का अच्छा उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोलमेशियन तट क्या है? डोलमेशियन तट। डोलमेशियन तट, ठीक है, डोलमेशियन तट समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धंसाव से डोलमेशियन तट का निर्माण होता है। यूगोस्लाविया का डोलमेशियन तट का उदाहरण है। यूगोस्लाविया, ठीक है, यूगोस्लाविया डोलमेशियन तट का उदाहरण है। ठीक है, डोलमेशियन तट समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धंसाव से डोलमेशियन तट का निर्माण होता है। यूगोस्लाविया डोलमेशियन तट का उदाहरण है। यूगोस्लाविया डोलमेशियन तट का उदाहरण है। यूगोस्लाविया डोलमेशियन तट का उदाहरण है। तो समानांतर पर्वतीय कटकों वाला तटों के धंसाव से डोलमेशियन तट का निर्माण होता है। तटों के धंसाव से डोलमेशियन तट का निर्माण होता है। तटों के धंसाव से डोलमेशियन तट का निर्माण होता है। तटों के धंसाव से डोलमेशियन तट का निर्माण होता है। तटों के धंसाव से डोलमेशियन तट का निर्माण होता है। तटों के धंसाव से डोलमेशियन तट का निर्माण होता है। यूगोस्लाविया डोलमेशियन तट का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, डोलमेशियन तट का अच्छा उदाहरण कौन है? यूगोस्लाविया अच्छा उदाहरण है। यूगोस्लाविया अच्छा उदाहरण है। यूगोस्लाविया अच्छा उदाहरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्गत तट निर्गत तट स्थलखंड के ऊपर
स्थल खंड के ऊपर उठने वाली स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने से निर्गत तट का निर्माण होता है। इस प्रकार के तट में स्पीट, लैगून, पुलिन, क्लिफ और मेहराब मिलते हैं। भारत का काठियावाड़ तट निर्गत समुद्री तट का अच्छा उदाहरण है। भारत का काठियावाड़ तट क्या है? काठियावाड़ तट निर्गत तट का अच्छा उदाहरण है। भारत का काठियावाड़ तट निर्गत तट का अच्छा उदाहरण। भारत का काठियावाड़ तट निर्गत तट का अच्छा उदाहरण है। प्रश्न पूछेगा कि निर्गत तट का निर्माण कैसे होता है, तो बोलना है स्थल खंड के ऊपर उठने, समुद्री जल स्तर गिरने से निर्गत तट का निर्माण होता है। स्थल स्तर नीचे गिरने से, स्थल खंड के ऊपर उठने से, ठीक है, तो निर्गत तट का निर्माण होता है। इन प्रकार के तट में क्या क्या पाया जाता है? तो स्पीट, ये इम्पोर्टेंट है। स्पीट, लैगून, पुलिन, क्लिफ और मेहराब मिलते हैं। ठीक है, मेहराब मिलते हैं। ठीक है। भारत में गुजरात का काठियावाड़ तट निर्गत समुद्री तट का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, निर्गत समुद्री तट का अच्छा उदाहरण है। निर्गत समुद्री तट का अच्छा उदाहरण है। तो निर्गत समुद्री तट में क्या क्या मिलते हैं? तो स्पीट, लैगून, पुलिन, क्लिफ, मेहराब, ये 5 चीज़ मिलते हैं। 5 चीज़ में 3 भी याद होना, 3 भी याद रहेगा तो अच्छे काम हो जाएगा। ठीक है, स्पीट, लैगून, पुलिन, क्लिफ, मेहराब। स्पीट, लैगून, पुलिन, क्लिफ एवं मेहराब। स्पीट, लैगून, पुलिन, क्लिफ, मेहराब। क्वेश्चन आपसे ये भी बना के पूछ सकता है कि लैगून कौन सा तट पर मिलता है? तो निर्गत समुद्री तट पर मिलता है। लैगून किस समुद्री तट पर मिलता है? तो निर्गत समुद्री तट पर मिलता है। लैगून किस समुद्री तट पर मिलता है? तो निर्गत समुद्री तट पर मिलता है। ठीक है, निर्गत समुद्री तट पर मिलता है। पूछ लेगा लैगून किस तट पर मिलता है? तो लैगून निर्गत समुद्री तट पर मिलता है। पुलिन किस तट पर मिलता है? तो निर्गत समुद्री तट पर मिलता है। क्लिफ किस तट पर मिलता है? तो निर्गत समुद्री तट पर मिलता है। मेहराब किस तट पर मिलता है? तो निर्गत समुद्री तट पर मिलता है। तो पूछेगा कि निर्गत समुद्री तट का उदाहरण बताइए। तो निर्गत समुद्री तट का गुजरात का काठियावाड़ तट क्या है? गुजरात का काठियावाड़ तट निर्गत समुद्री तट का एक अच्छा उदाहरण है। गुजरात का काठियावाड़ तट निर्गत समुद्री तट का अच्छा उदाहरण है। गुजरात का काठियावाड़ तट निर्गत समुद्री तट का अच्छा उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं। वन के प्रकार पढ़ेंगे। वन का प्रकार पढ़ेंगे तो वन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चार प्रकार के हम वन पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा उष्णकटिबंधीय, क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, और यहाँ पर 3 ही वन दिया है, शायद से मिस्टेक हो गया।
हाँ, तो वन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 ही वन लिए गए हैं, मतलब 3 ही अभी पढ़ना, 2 बाद में पढ़ना, ठीक है। तो कौन कौन सा है वन? तो उष्णकटिबंधीय वन है, उष्णकटिबंधीय वन है, उष्णकटिबंधीय क्या है? सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, शीतोष्ण सदाबहार वन है, शीतोष्ण सदाबहार वन है, शीतोष्ण सदाबहार वन है, शीतोष्ण सदाबहार वन, पहला देखिए, पहला में 3 तो यहीं पर है, 3 नहीं है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दूसरा क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा हो जाएगा शीतोष्ण सदाबहार वन। तीसरा क्या है? शीतोष्ण सदाबहार वन। और दो गो है, एक है क्या है? शीतोष्ण पर्णपाती वन। क्या है? शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन। एक ये हो गया, एक 5वां नंबर में हो जाएगा शंकुधारी वन। क्या हो जाएगा? शंकुधारी वन। शंकु क्या है? धारी। शंकुधारी वन, ये ठीक है। ये रहा शंकुधारी वन, 5वां नंबर। इसमें हमें 3 ही पढ़ना है, 2 बाद में पढ़ना है, नेक्स्ट वीक पढ़ना 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसको कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रीन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। चलिए इसको करते हैं। इस प्रकार का वन विषुवतीय रेखा और विषुवतीय प्रदेश, ठीक है, इस प्रकार के वन विषुवतीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है। विषुवतीय प्रदेश एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जहाँ क्या होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जहाँ क्या होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में 200 अधिक सेंटीमीटर से वर्षा होती है। यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती है। तो पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी कहाँ होती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती है। तो पेड़ों की पत्तियाँ कहाँ चौड़ी होती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती है। यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह से झड़ती नहीं है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के पेड़ के जो पत्ती होता है पूरी तरह से नहीं झड़ते हैं, ठीक है, पूरी तरह से नहीं झड़ते हैं, पूरी तरह से नहीं झड़ते हैं। नहीं झड़ती, जब पूरी तरह से पेड़ के पत्ता नहीं झड़ेगा और घना वन रहेगा
तो क्या होगा, सूर्य का प्रकाश भी उसके अंदर नहीं पहुंच पाएगा, वन के अंदर सनलाइट भी नहीं पहुंच पाएगा। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, क्या है रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। 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 ठीक है। पूछेगा उष्णकटिबंधीय से, जैसे यहाँ से उष्णकटिबंधीय वन से, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से कितने प्रश्न बनेंगे। पहला पूछेगा विषुवतीय प्रदेश एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में कौन सा वन पाया जाता है। विषुवत रेखीय प्रदेश एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में कौन सा वन पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। किस वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। किस वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो अति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा वन की पत्तियां जो होता है चौड़ी होता है, तो कौन सा वन की पत्तियां चौड़ी होती है, तो उष्णकटिबंधीय वनों की पत्तियां चौड़ी होती है, जिसके कारण सनलाइट नहीं पहुंच पाता है। इस वन में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंच पाता। ठीक है। आमतौर पर यह दृढ़ काष्ठ वृक्ष, यहाँ पर क्या होता है, दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे दृढ़ काष्ठ वृक्ष रोजवुड, आबनूस, क्या है आबनूस, रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। क्या महोगनी आदि पाए जाते हैं। महोगनी आदि पाए जाते हैं। महोगनी आदि पाए जाते हैं। तो कौन कौन से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो रोजवुड, आबनूस और महोगनी, क्या है महोगनी आदि पाए जाते हैं। महोगनी आदि पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का अंग्रेजी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, क्या है, रेन फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ये तो आप सब जानते ही होंगे, बचपन में सिखाया जाता है विश्व का सबसे बड़ा सांप। विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन है, तो एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। जो क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार में पाया जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा सांप कहाँ पाया जाता है,
विश्व का सबसे बड़ा सांप ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है, विश्व का सबसे बड़ा सांप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन है? ठीक है, सांप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन है? तो वो आंसर हो जाएगा एनाकोंडा। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दूसरा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यह मानसूनी वन है। मानसूनी वन कौन है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कौन है? मानसूनी वन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन है। पर्णपाती वनों में 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। पर्णपाती वनों में 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। पर्णपाती वन 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। उसी क्षेत्र में यह वन पाया जाता है। ठीक है, 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। उसी क्षेत्र में यह वन पाया जाता है जहाँ 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका बड़े हिस्से में यह वन पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाया जाता है? तो भारत, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में यह वन पाया जाता है। जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में यह पत्तियां झाड़ देती है। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे साल, सागवान, नीम, शीशम इन प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवर में आ जाएंगे बाघ, शेर, चीता, गोल्डन लगुर व बंदर होते हैं। गोल्डन लगुर एवं बंदर होते हैं। ठीक है, गोल्डन लगुर एवं बंदर होते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो होती है 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा। दूसरा पूछ लेगा कि किन क्षेत्रों में यह वन पाया जाता है? तो ये भारत प्रमुख है, भारत है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, मध्य अमेरिका है। क्या है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में यह वन पाया जाता है। बड़े हिस्से में यह वन पाया जाता है। बड़े हिस्से में यह वन पाया जाता है। वृक्ष की पत्तियां शुष्क मौसम, जब गर्मी का मौसम आता है तो यह अपने पत्तियां को झाड़ देता है। पतझड़ में क्या होता है? अपने पत्ते झाड़ देता है। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़काष्ठ वृक्ष में कौन कौन से वृक्ष आते हैं? आते हैं साल, सागवान, नीम, शीशम।
पाए जाते हैं। क्या है? साल, सागवन, नीम, शीशम। साल, सागवन, नीम, शीशम आदि पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवर में कौन है? तो बाघ है, शेर है, हाथी है, गोल्डन लंगूर है, बंदर है। ठीक है, इनमें 4-5 बोलना होगा क्यूज में आपको। क्या है? बाघ है, शेर है, हाथी है, गोल्डन लंगूर है, वो बंदर है। ठीक है, बंदर है। कौन सा वन में? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आ जाएगा शीतोष्ण सदाबहार वन। क्या है? शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन या वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। तटीय प्रदेशों में स्थित है। मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों में पाए जाते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारे में पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चीन, दक्षिण पूर्व ब्राज़ील आदि में पाया जाता है। ठीक है, आदि। यहाँ पर बाज, चीन और यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम 2 प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। दृढ़ एवं मुलायम। दृढ़ मतलब हो जाएगा कठोर एवं सीधा खड़ा हुआ। ठीक है, शीतोष्ण सदाबहार वन या वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारे में पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्व अमेरिका में शीतोष्ण सदाबहार वन मिलते हैं। दक्षिणी चीन में शीतोष्ण सदाबहार वन मिलते हैं। दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में शीतोष्ण सदाबहार मिलते हैं। यहाँ पर बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ मिलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा। पूर्वी तट में स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील। क्या है? पुलिकट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील कौन है? तो लैगून झील, जो कहाँ पर है? पुलिकट पर। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे खारे पानी की झील है। लैगून झील है। कौन सा झील है? तो लैगून झील है।
इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में तथा 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। बैरियर टापू, जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। बैरियर टापू जिसका नाम क्या है, श्रीहरिकोटा। बैरियर टापू का नाम क्या है, श्रीहरिकोटा है, जिसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह पर्यवेक्षण केंद्र है। श्रीहरिकोटा पर सतीश धवन पर्यवेक्षण केंद्र है। पुलिकट झील जल का मुख्य स्रोत अरानी और कलांजी एवं स्वर्णमुखी नदियाँ हैं। पुलिकट झील का मुख्य जल का स्रोत क्या है, तो अरानी, कलांजी और स्वर्णमुखी है। अरानी, कलांजी और स्वर्णमुखी है। अरानी, कलांजी, स्वर्णमुखी है। अरानी, कलांजी एवं स्वर्णमुखी है। अरानी, कलांजी एवं स्वर्णमुखी है। अरानी, कलांजी एवं स्वर्णमुखी है। पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, पूर्वी तट पर स्थित कौन सा झील है, तो पुलिकट झील। जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन है, तो पुलिकट झील है, जो कि पूर्वी तट पर स्थित है। कौन सा झील है, तो खारे पानी की लैगून झील है। खारे पानी की कौन सी झील है, लैगून झील है। खारे पानी की लैगून झील है। कौन सा झील है, तो खारे पानी की लैगून झील है। खारे पानी की लैगून झील है। इसका 84% भाग कहाँ पड़ता है, तो इसका पुलिकट झील का 84% भाग आंध्र में और 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। बैरियर टापू, जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, वो बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा पर सतीश धवन उपग्रह पर्यवेक्षण केंद्र है। पूछेगा क्वेश्चन, सतीश धवन उपग्रह पर्यवेक्षण केंद्र कौन से द्वीप पर है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर है, ठीक है। नेक्स्ट, पुलिकट झील जल का मुख्य स्रोत कौन सा नदी है, तो अरांगी, कलांजी और स्वर्णमुखी है। अरांगी, कलांजी और स्वर्णमुखी है। पुलिकट झील का जल स्रोत क्या है, अरांगी, कलांजी और स्वर्णमुखी है। अरांगी, कलांजी और स्वर्णमुखी है। अरांगी, कलांजी एवं स्वर्णमुखी है। अरांगी, कलांजी और स्वर्णमुखी है। बरिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में। तो बरिंघम नहर कहाँ है, तो पुलिकट झील पर है। वो कहाँ पर है, तो पश्चिमी हिस्से में। बरिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में। बरिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में। बरिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में है। बरिंघम नहर कहाँ है, पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में। बरिंघम नहर कहाँ है, पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में है। बरिंघम नहर कहाँ है, पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में है। पुलिकट झील की आंध्र प्रदेश का नालौर जिला वाले हिस्से में 1976 में पुलिकट झील की आंध्र प्रदेश में हिस्से में जो कहाँ पड़ता, नालौर जिला में कब बना, 1976 में। और तमिलनाडु और जहाँ तिरुवल्लुर जिला, तमिलनाडु का तिरुवल्लुर जिला वाले हिस्से में 1980 में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया। क्या किया गया, एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया।
एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया। तो आंध्र प्रदेश वाले नेल्लोर जिला के हिस्से में कब किया गया? तो वो हो गया 1976 और 1980 में तमिलनाडु में एक पक्षी अभयारण्य की स्थापना किया गया। पक्षी अभयारण्य की स्थापना किया गया। एशिया के सबसे मीठे पानी की गोखुर झील कांवर झील है। एशिया के सबसे मीठे पानी की झील कहाँ है? कांवर झील है, जो कि बिहार के बेगूसराय में है। ठीक है, बेगूसराय, ये याद रखना, बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय में। जो बूढ़ी गंडक के घुमावदार के कारण बने हैं। जो घुमावदार के कारण बने हैं, क्या हो जाएगा? जो घुमावदार के कारण बने हैं। घुमावदार के कारण बने हैं। ठीक है, पैंगत्सो और तत्सो-मोमरी। पैंगोत्सो और तत्सो-मोमरी ये दोनों भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में खारे पानी अर्थात नमकीन पानी का झील है। बताइए, पैंगोत्सो और तत्सो-मोमरी क्या है? पैंगोत्सो और तत्सो-मोमरी दोनों ही भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित खारे पानी की नमकीन झील हैं। 1934 में लंबी पैंगोत्सो झील का 40% हिस्सा भारत लद्दाख की ओर क्या हो जाएगा? भारत लद्दाख की ओर, बाकी चीन का नियंत्रण वाले तिब्बत में है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC इसी झील के बीच से गुजरती है। पैंगोत्सो झील समय के साथ अपना रंग बदलने नीला, हरा, ग्रे के लिए प्रसिद्ध है। यह लगभग 4225 जिसको 42-25 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके कारण खारा पानी होने के बावजूद सर्दियों में यह पूरी तरह से जम जाता है। तो भारत में यूटी में कौन से झील हैं? तो पैंगोत्सो और तत्सो-मोमरी ये दोनों भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में खारे पानी की झील है। पैंगोत्सो और तत्सो कौन सा पानी की झील है? तो खारे पानी की झील है। इसकी 134 किलोमीटर लंबी पैंगोत्सो झील का 40% हिस्सा लद्दाख में, बाकी हिस्सा चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत में है। ठीक है, 40% भारत के पास है और 60% चीन के पास है। ठीक है, चीन के पास तिब्बत में है। ठीक है, भारत एवं चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा क्या है? LAC। भारत एवं चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC इसी झील से गुजरती है। कौन सा? इसी झील से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? तो पैंगोत्सो और तत्सो-मोमरी ये दोनों झील से गुजरती है। पैंगोत्सो झील समय के साथ अपना रंग बदलने के लिए फेमस है। ठीक है, पैंगोत्सो झील समय के साथ अपना रंग बदलने के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अपना रंग नीला, हरा और ग्रे
करता है। ठीक है, यह लगभग 4225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पैंगसो और तत्सुंग मोमरी कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 4225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण खारा पानी होने के बावजूद भी सर्दियों में यह जम जाती है। तत्सुंग मोमरी को माउंटेन लेक भी कहा जाता है। माउंटेन लेक किसको कहा जाता है? तो तत्सुंग मोमरी को माउंटेन लेक भी कहा जाता है। तत्सुंग मोमरी को माउंटेन लेक भी कहा जाता है। यह पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में है। 4522 मीटर की ऊंचाई पर लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र की रुपसू घाटी कहाँ है? रुपसू घाटी में स्थित है। यह एक संरक्षित रामसर साइट है, जिसे तत्सुंग मोमरी वेटलैंड कन्वेंशन रिजर्व के नाम से जाना जाता है। तत्सुंग मोमरी क्या हो जाएगा? तत्सुंग मोमरी वेटलैंड कन्वेंशन रिजर्व के नाम से जाना जाता है। ब्लैक नेक्ड क्रेन, यहाँ पर क्या है? ब्लैक नेक्ड क्रेन एक प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। ब्लैक नेक्ड क्रेन प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, भारत ब्लैक नेक्ड क्रेन प्रवासी पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? तो तत्सुंग मेमोरी या फिर तत्सुंग मेमोरी माउंटेन लेक भी कहा जाता है। यह पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में है। इसकी ऊंचाई 4522 मीटर पर लद्दाख के चांगमाथा क्षेत्र के रुपसू घाटी में स्थित है। यह एक संरक्षित रामसर साइट है। तत्सुंग मोमरी वेटलैंड कन्वेंशन रिजर्व के नाम से जाना जाता है। यहाँ ब्लैक नेक्ड क्रेन प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। कुचिकल जलप्रपात यह भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुचिकल जलप्रपात यह भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक के वारावी नदी पर स्थित है। कुचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के बहराई नदी पर स्थित है। कुचिकल जलप्रपात कहाँ है? तो कर्नाटक के बहराई नदी पर स्थित है। कुचिकल जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक के बहराई नदी पर स्थित है। कुचिकल जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक के बहराई नदी पर स्थित है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर कौन है? कुचिकल जलप्रपात कहाँ है? तो कर्नाटक के बहराई नदी पर स्थित है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर वेहरई पानी बुधबंगला नदी उड़ीसा और एवं नोहकालिकई मेघालय में है। ठीक है, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होंगे नक्कल जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य के भारचुक्की और वालमुड़ी जलप्रपात अवस्थित है। चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। घोड़े के पैरों की आकृति के समान है, जिसके कारण भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। नियाग्रा
जलप्रपात कहा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, तो रिपीट करते हैं। कुचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक के वाराही नदी में स्थित है। दूसरे स्थान पर कौन है? बहेर पानी बुधबंगला नदी उड़ीसा पर स्थित है। और नोकाली कई कहाँ है? मेघालय में। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगेनकल जलप्रपात और कर्नाटक के राज्य में भारचुक्की और बालमुड़ी जलप्रपात अवस्थित है। ठीक है, होगेनकल जलप्रपात कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और भारचुक्की और बालमुड़ी जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। घोड़े के पैरों की आकृति के समान है, जिसके कारण इसे भारत का निग्रहा जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है? एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में। एलिफेंट जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में। एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में। एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में है। एलिफेंट जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में। एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में। सहस्त्रधारा नाम से जलप्रपात उत्तराखंड। सहस्त्र जलधारा जलप्रपात उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्य में। ठीक है, एमपी है, उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में। उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में। कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? तो वाराही नदी पर। कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? तो वाराही नदी पर। किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में। इसकी ऊंचाई कितना है? 455 मीटर। कितनी है? 455 मीटर। बहेर पानी किस नदी पर स्थित है? बहेर पानी किस नदी पर स्थित है? तो बुधबंगला नदी पर। कहाँ है? तो बुधबंगला नदी। बुधबंगला नदी कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, बुधबंगला नदी कहाँ है? उड़ीसा में। नोहर काली कई कहाँ स्थित है? तो बरसा जल पर स्थित है। नोहर काली कई कहाँ स्थित है? तो बरसा जल पर स्थित है। ये कहाँ पड़ता है? सोहरा मेघालय में। सोहरा कहाँ है? मेघालय में। इसकी ऊंचाई 340 मीटर। दूध सागर कहाँ है? मांडवी पर स्थित है। मांडवी में स्थित है। कौन सा राज्य? गोवा। कौन सा राज्य? गोवा। जोग या गारसोप्पा शरावती नदी कर्नाटक में है, जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 255 मीटर। एन्ना नर्मदा नदी पर है, जो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसकी ऊंचाई नहीं पूछा जाता है। शिव समुद्रम कहाँ है? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम कहाँ है? जलप्रपात कावेरी नदी, जो कर्नाटक में है। जो कहाँ है? कर्नाटक में। गोकक कहाँ है? तो गोकक कहाँ है? घटप्रभा नदी पर है, जो कर्नाटक में। गोकक कहाँ है? घटप्रभा नदी, जो कर्नाटक में है। यहीं से पूछा गया। उधर संविधान में आ जाएंगे, इधर फिर यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, एक बार रैपिड फायर चला देते हैं। ठीक है, हाली पढ़ देते हैं सबको एक बार। आप सब रैपिड फायर के लिए तैयार हो जाइए। चलिए स्टार्ट। सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तटरेखा के प्रकार। ठीक है, तो पहला प्रकार है फियड तट। पहला प्रकार क्या है? फियड तट। ठीक है, पहला प्रकार है फियड तट। किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से फियड तट का निर्माण होता है, जिसके किनारे खड़ी दीवार के समान होते हैं। उदाहरण के लिए नॉर्वे का तट फियड तट का एक अच्छा उदाहरण है।
उदाहरण के लिए नॉर्वे का तट फिएट तट का एक अच्छा उदाहरण है। अब रियर तट पर आते हैं। नदियों द्वारा अपवर्तित उच्च भूमि के धंस जाने से रियर तट का निर्माण होता है। इसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग रियर तट का उदाहरण है। उत्तरी भाग क्या है? रियर तट का उदाहरण है। हाइफा तट सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को हाइफा तट कहते हैं। इन पर रोधिकाओं की समानांतर श्रृंखला मिलती है जिससे सागरीय जल घिर कर लैगून झीलों का निर्माण करता है। यूरोप का बाल्टिक तट हाइफा तट का अच्छा उदाहरण है। ठीक है। डोल्मेशियन तट समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धंसाव से डोल्मेशियन तट का निर्माण होता है। युगोस्लाविया का डोल्मेशियन तट का अच्छा उदाहरण है। समुद्र तट स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्र के जल स्तर नीचे गिरने से निर्गत समुद्री तट का निर्माण होता है। इस प्रकार के तट पर शिफ्ट, लैगून, पुलिन, क्लिफ, मेहराब आदि मिलते हैं। भारत में गुजरात का काठियावाड़ तट समुद्र निर्गत तट का उदाहरण है। वन के प्रकार। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जिसको कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इस प्रकार का वन विषुवतरेखीय प्रदेशों उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पेड़ की पत्तियां चौड़ी होती है एवं पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह से झड़ती नहीं है, इसीलिए इसे सदाबहार वन कहते हैं। इस वन में दिन के समय सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंचता है। आमतौर पर ये दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे कि रोजवुड, आमसुन और मोहगनी आदि पाए जाते हैं। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन होता है जहाँ 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र में वन पाया जाता है। उत्तरी भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में यह पाया जाता है। यह जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में वृक्ष की पत्तियां झाड़ देती हैं एवं वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्ष में साल, सागवान, नीम, शीशम इन प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवर में बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि हैं। ठीक है। शीतोष्ण सदाबहार वन। इस वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है एवं समानांतर महाद्वीपों के पूर्वी तट किनारों पर पाए जाते हैं जैसे कि दक्षिण पूर्व अमेरिका के दक्षिणी चीन एवं दक्षिणी पूर्वी ब्राजील। यहाँ पर क्या होता है? बांजड चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ मुलायम 2 प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत का दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। इसका 84% हिस्सा आंध्र प्रदेश एवं 16% हिस्सा तमिलनाडु में पड़ता है। बैरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप सतीश धवन उपग्रह पर्यवेक्षण केंद्र है। पुलिकट झील के जलप्रपात का मुख्य स्रोत अरानी, कलांजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश नेल्लोर जिला वाले हिस्से में 1976 में एवं तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिला में 1980 में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया। एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी की झील गोखुर झील है। गोखुर झील कांवड़ झील है जो बिहार के बेगूसराय में है।
बूढ़ी गंडक के घुमावदार के कारण बनी है। पैंगसो और तेमसो मोमरी दोनों भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। नमकीन पानी की झील 134 किलोमीटर लंबी पैंगसो झील का 40% हिस्सा पैंगसो झील का हिस्सा क्या है? पैंगसो झील का हिस्सा 40% भारत के पास और 60% चीन के नियंत्रण में है। 60% चीन के नियंत्रण में है। चीन के नियंत्रण में तिब्बत में है। भारत में और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC इसी झील के बीच पड़ता है। कौन सा झील? पैंगसो झील। पैंगसो झील समय के साथ अपना रंग बदलने हरा, नीला, ग्रे के लिए प्रसिद्ध है। भारत यह लगभग 4225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण खारा पानी होने के बावजूद भी सर्दी के मौसम में यह जम जाती है। तेंगसो मेमोरी माउंटेन लेक इसे कहा जाता है। तेंगसो मेमोरी को माउंटेन लेक भी कहा जाता है। यह पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में 4522 मीटर की ऊंचाई पर लद्दाख में चांगमाथा क्षेत्र, जिसको कहते हैं रुक्सू घाटी के स्थित एक संरक्षित रामसर साइट है, जिसे तोम्सन मेमोरी वेटलैंड कन्वेंशन रिजर्व के नाम से जाना जाता है। ब्लैक नेक्ड क्रेन प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। जहाँ तेंगसो मेमोरी वेटलैंड में ब्लैक नेक्ड क्रेन प्रवासी पक्षी पाई जाती है। भारत के जलप्रपात एवं उसके सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक के बहराई नदी में स्थित है। दूसरी और तीसरी स्थान पर वेहरी पानी, जो कि बुधबंगला नदी उड़ीसा पर है, और नोहरकाली कई मेघालय में है। नोहरकालिकई कहाँ है? मेघालय में। कावेरी नदी तमिलनाडु के होंगनक्कल जलप्रपात तथा कर्नाटक के भाटचुक्की और बालमुरी जलप्रपात अवस्थित हैं। चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। घोड़े के पैरों की आकृति के समान होने के कारण भारत का निग्रह जलप्रपात कहते हैं। एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में स्थित है। सहस्त्रधारा नाम से जलप्रपात उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्य में है। प्रमुख जलप्रपात राज्य और ऊंचाई। ठीक है। कांचीकल बहराई नदी कर्नाटक में है, जिसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। वेहरी पानी, जो बुधबंगला नदी पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, इसकी ऊंचाई नहीं पूछी जाती है। नोहरकाली कई वर्षा जल है, जो सोहरा मेघालय में है। दूध सागर मांडवी गोवा में है। जोंग या गौड़सोप्पा साबरमती कर्नाटक में है। कुछ शरावती कर्नाटक में है, जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है, जिसकी ऊंचाई नहीं पूछा जाता। शिव समुद्र और कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है, ऊंचाई नहीं पूछा जाएगा। गोकक कहाँ है? घट्टाप्रभा नदी कर्नाटक में स्थित है। घट्टाप्रभा नदी कर्नाटक में स्थित है। यही है, आज की क्लास स्टॉप करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।